अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जो कि है एयरवे मैनेजमेंट पे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में जो एथलीट हैं उनको जब इंजरी होगी तो हम किस तरह से उनके एयरवे को मैनेज करेंगे। अगर हम इमरजेंसी सिचुएशंस को कंसीडर करें तो उसमें एयरवे मैनेजमेंट से ऊपर हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि CPR पेशेंट को देना और दूसरा डिफिब्रिलेशन करना। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने पेशेंट का एयरवे मैनेज करना है, उसको ओपन करना है अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, और उसकी पेटेंसी को बहाल करना है। सबसे पहले हमारे पास है एयरवे एनाटमी कि हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे एयरवे का। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, अपर और लोअर एयरवे। जो अपर एयरवे है उसमें हमारे पास ओरोफेरिंक्स होता है और नेजोफेरिंक्स होता है। नेजोफेरिंक्स में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हमारे नेयर्स, वहाँ से ये पीछे पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स तक जाता है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं जो हमारी नोज़ के ज़रिए से अंदर जाती है वो वार्म होती है, और जो हमारे पास वहाँ नेज़ल एयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स को वहाँ पे इंट्रैप कर देते हैं ताकि वो आगे ना जा सकें। जब हम NP ट्यूब या नेज़ोफेरेंजियल ट्यूब डाल रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे पास नेज़ल पैसेजेस हैं हमारे, उनका जो डायमीटर है वो इंफीरियरली जो नीचे की तरफ कंपार्टमेंट होता है उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अपर कंपार्टमेंट। जब ट्यूब डाल रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ओरोफेरिंक्स है जो कि हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है और ट्रिकिया में जाके एंड होता है। अब माउथ में हमारे पास नीचे की तरफ हमारी टंग होती है, हमारी ज़ुबान होती है, और ऊपर की तरफ हमारे पास हमारा हार्ड पैलेट होता है। टंग के बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन एयरवे मैनेजमेंट के केस में या इन सिचुएशन में जहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है या एयरवे पैसेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पे ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम ही कॉज करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टंग होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का उन एथलीट्स में जो कि अनकॉन्शियस होते हैं या सुपाइन लेटे हुए होते हैं, क्योंकि टंग जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड कर जाती है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है एयरवे के पैसेज को, और ट्रेकिया ब्लॉक हो जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि स्वॉलेट का नाम देते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं होता कि टंग को स्वॉलो कर लिया जाता है, बस वो टंग का पीछे को स्लाइड करना होता है जिसकी वजह से जो एयरवे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि टंग बीइंग स्वॉलोड हो रही है उस वक्त, तो इसके लिए स्वॉलोड का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये था अपर एयरवे। नेक्स्ट है लोअर एयरवे। उसमें हमारे पास आ जाता है एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स। एपिग्लॉटिस हमारे पास एक फ्लैप होता है जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसको कवर करता है ताकि कोई भी खाना या पानी या कोई भी फ्लूइड और है वो वहाँ में ट्रेकिया में एंटर ना कर जाए। और जो लैरिंक्स होता है वो हमारे पास 9 कार्टिलेजेस होती हैं और मसल्स होती हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है, और इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो कि मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ये हमारे पास एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ फोनेशन में को भी अलाउ करता है। फोनेशन कहते हैं हमारी ये बातचीत करने की एबिलिटी को। ये स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट भी करता है और इसी की वजह से हम बात भी करते हैं। एयरवे एनाटमी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को हैंडल करने के लिए हमारे लिए इतनी ही एनाटमी इस वक्त काफ़ी है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास टंग है, ये हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स है, ये नोज़ के ज़रिए से ये जो पैसेज आ रहा है ये ओरोफेरिंक्स ओरल माउथ के ज़रिए से, फिर ये हमारे पास एपिग्लॉटिस है और ये नीचे ग्लॉटिस है। ये हमारे पास फ्लैप होता है जो कि क्लोज और ओपन होता है, और ये हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये नीचे हमारे पास ट्रेकिया आ रहा है। नीचे वाली डायग्राम में उन्होंने हमें ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे दिखाया हुआ है कि टंग यहाँ पे स्लाइड कर गई और जिसकी वजह से ये हमारा जो पाथवे है वो क्लोज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और जिसकी वजह से एयरवे का पैसेज ब्लॉक हो गया है और ब्रीदिंग उस एथलीट या उस इंजर्ड पर्सन की रुक गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं एयरवे पेटेंसी। पेटेंसी कहते हैं कि एबिलिटी है हमारी एयरवे की कि वो कितने अच्छे से एयर को आगे जाने दे रहा है, या फिर वहाँ पे जो एयर का फ्लो है जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं वो कैसा है, पेटेंट है कि नहीं है, वो अच्छे से वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ, जो हवा है ऑक्सीजन है वो अच्छे से अंदर जा रही है कि नहीं जा रही। तो एयरवे के स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम या टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम एयरवे पेटेंसी कहते हैं। जो हमारे पास ओपन और क्लियर एयरवे होता है ना, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, उसको हम पेटेंट एयरवे कहते हैं। जबकि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे होगा, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उसको हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे। अब इसके साइंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, स्नोरिंग रेस्पिरेशंस के सांस लेते हुए स्नोरिंग हो रही है, साथ में स्टर्नल एंड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस। स्टर्नल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस में क्या होता है, जब पेशेंट सांस लेगा तो उसकी स्टर्नम अंदर की तरफ, स्टर्नम या इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ सिंक कर जाएंगे। हमें प्रॉपर फील होगा अगर हम उसकी चेस्ट को बेयर करके देखें, नेकेड चेस्ट को अगर हम देखें तो हमें साफ पता चलेगा कि उसके जो स्टर्नम या इंटरकोस्टल मसल्स है वो अंदर की तरफ सिंक कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट करेंगे कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है। इसके अलावा एसेसरी मसल का यूज़ होगा और गर्गलिंग साउंड हमें सुनाई देगी। अब स्नोरिंग रेस्पिरेशंस क्या इंडिकेट करती हैं, कॉमनली ये इंडिकेट करती हैं कि टंग ने एयरवे को पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, कम्प्लीटली नहीं लेकिन पार्शली, क्योंकि वहाँ पे हमें रेस्पिरेशन हो रही है लेकिन साथ में साउंड आ रही है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो एयरवे या रेस्पिरेशन होती है वो स्मूथ होती है और सिमेट्रिकल होती है, और थोरैक्स की एक्सपेंशन सही से हमें नज़र आ रही होती है, सिंकिंग किसी भी चीज़ की नहीं हो रही होती है हमारे चेस्ट में। नेक्स्ट वो हमें बता रहे हैं स्टर्नल रिट्रैक्शन के बारे में, जो मैंने पहले बताया है।
इस कंडीशन में हमारे पास जो अपर स्टर्नम होती है वो अंदर की तरफ सिंक कर जाती है, जबकि बाकी जो स्टर्नम का हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ। और इसकी वजह से बहुत ही कम एयर जो होती है वो एक्सचेंज हो पाती है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और एसेसरी मसल का यूज़ हमें इंडिकेट करता है कि या तो पेशेंट को एस्थमा अटैक हुआ है या फिर हो सकता है ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ रिलेट करता हो। लाजमी नहीं है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही हमारे पास इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस और एसेसरी मसल का यूज़ किया जाए, किसी और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अब इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने के लिए हम चेस्ट वॉल को एग्जामिन करते हैं, मसल्स को देखते हैं और देखने से ही हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल रिट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। रिट्रैक्शंस बेसिकली हमें इन्हेलेशन के वक्त जब हम सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं उस वक्त नज़र आती हैं। जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड करती है, लेकिन इस कंडीशन में जो हमारे मसल्स हैं वो अंदर की तरफ सिंक इन हो जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। एसेसरी मसल में हमारे पास जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स होते हैं नेक में, वो हमारे पास एसेसरी मसल के तौर पे एक्ट करता है और वहाँ पे हमारे पास चेस्ट को इन्हेलेशन के दौरान एक्सपेंड करने में मदद करता है उसकी। इसके अलावा जो हमारे पास गर्गलिंग होती है वो हमेशा इंडिकेट करती है कि एयरवे के अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है। हो सकता है वो सलाइवा हो या हो सकता है वो वॉमिटस हो। अब एयरवे को क्लियर करने के, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे को हम किस तरह से क्लियर करेंगे, उसके दो मेथड्स हैं। एक है हेड टिल्ट चेन लिफ्ट टेक्निक और दूसरा है जॉ थ्रस्ट, जिसको हम ट्रिपल एयरवे मैनूवर भी कहते हैं। जो हेड टिल्ट चेन लिफ्ट टेक्निक है वो हमेशा पेटेंट एयरवे में किया जाता है और ये टेक्निक हम अनकॉन्शियस एथलीट में या फिर उस एथलीट को जिसको हमें लग रहा है कि पॉसिबल है कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो, उसमें हम ये नहीं कर सकते। इसलिए जो जॉ थ्रस्ट या ट्रिपल एयरवे मैनूवर है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है उस एथलीट के लिए जो कि अनकॉन्शियस है, जो कि बेहोश है। और जो जॉ थ्रस्ट होता है वो पेनफुल हो सकता है एथलीट के लिए, और अगर एथलीट अनकॉन्शियस है तो हो सकता है वो होश में आ जाए। अगर फ्लूइड प्रेजेंट है, गर्गलिंग हमें सुनाई दे रही है, तो उसको हम सक्शन के ज़रिए से रिमूव करेंगे। और अगर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी कोई चीज़ फंस गई है एयरवे में, तो उसको हम बैक क्लोज उसकी जो बैक है उसके ऊपर थपथपा के, या फिर जो एब्डोमिनल थ्रस्ट जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं अगर किसी बच्चे के भी वो कोई चीज़ फंस जाए, तो हम उसके ज़रिए से उसको रिमूव करते हैं। और ये सब कुछ हमें CPR के कोर्सेज में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एयरवे एडजंक्ट। एयरवे एडजंक्ट क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस होते हैं जो कि एयरवे को पेटेंट करने में हेल्प करते हैं या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। और अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो इन डिवाइसेस के यूज़ से हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहाल हो सके। बेसिकली इसमें हम ट्यूब्स ही यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करती हैं पेशेंट को कि उनकी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो नॉर्मल हो सके। अब हमारे पास ओरोफ्रेंजियल और नेजोफ्रेंजियल एयरवेज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को रिलीव करने के लिए जॉ थ्रस्ट मैनूवर के बाद। जो एथलेटिक ट्रेनर है उसको जॉ थ्रस्ट मैनूवर फिजिकली डिमांडिंग लगेगा, तो इसलिए जैसे ही इनिशियली जॉ थ्रस्ट मैनूवर दिया जाता है उसके बाद कोशिश की जाती है कि फ़ौरन से कोई ना कोई एयरवे एडजंक्ट यूज़ कर लिया जाए। जो एडल्ट्स के ओरोफ्रेंजियल एयरवे या जो ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में आते हैं। ये हमारे पास हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और इसके अलावा ये हमें बाज़-औक़ात 8, 9 और 10 मिलीमीटर के मैट्रिक साइज़ जो होते हैं उनमें भी मिल जाते हैं। अब जो प्रॉपर साइज़ इसका मेजर करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, जो हमारे टिप ऑफ ईयर है वहाँ से लेके माउथ का जो कॉर्नर है, हमारे जो लिप्स का कॉर्नर है, वहाँ तक हम इसको मेजर करते हैं। इस तरह से टिप ऑफ ईयर से लेके कॉर्नर ऑफ द माउथ तक हम इसको मेजर करते हैं प्रॉपर साइजिंग के लिए। अब ये जो ओपी एयरवे है इसको इंसर्ट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम टंग को पहले स्टेबलाइज़ करें। टंग डिप्रेसर के ज़रिए से हम टंग डिप्रेस करते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे पास एयरवे है वो आराम से स्लाइड कर जाता है अंदर की तरफ पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि जिसमें हम डिप्रेसर यूज़ अगर नहीं करना चाह रहे तो हम जो एयरवे है उसको, जो उसकी कर्व है उसको इंसर्ट करेंगे हार्ड पैलेट की तरफ, और जब वो हमारे पास टंग के दरमियान तक पहुंच जाएगा तो हम जो एयरवे है उसको रोटेट कर देंगे उसकी नेचुरल पोजीशन में और उसको फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में पहुंचा देंगे। जो नेचुरल पोजीशन है वो इस तरह की है, लेकिन अगर हम टंग डिप्रेसर नहीं यूज़ करें तो ये जो कर्व साइड है ये ऊपर की तरफ होगी अपोजिट साइड पे, और जब ये मिडिल ऑफ द टंग तक पहुंच जाएगी तो हम इसको दोबारा इसी पोजीशन में स्लाइड कर देंगे और ये नीचे की तरफ चली जाएगी। जो ओपी एयरवेज हम यूज़ करते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है, इसलिए ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है कि इसमें पेशेंट के टीथ या हार्ट पैलेट जो है वो डैमेज हो सकता है, और जो उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो वर्स भी मज़ीद ख़राब हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपर्ली पोजीशन ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है एनपी एयरवेज, इसको हम नेज़ोफ्रेंजियल एयरवे भी कहते हैं। ये सॉफ्ट रबर से बना हुआ होता है और स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में आता है। रबर के अलावा हमारे पास ये नॉन लेटेक्स मटेरियल का भी होता है और जो कि रबर से ज़्यादा फर्म होता है, उससे ज़्यादा मजबूत होता है। इसका अल्टरनेट साइज़ हमारे पास कौन सा होता है? एक तो होता है ना स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसके अलावा स्केल में हमारे पास आते हैं 28, 30, 32 और 34 फ्रेंच। इन साइज़ में भी हमारे पास ये अवेलेबल है। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक साइज़ हैं जो कि स्मॉल चिल्ड्रंस में यूज़ किए जाते हैं वो भी अवेलेबल है। जो हमारे पास प्रॉपरली साइज़ एनपी एयरवे है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं?
नोज़ की टिप से लेके जो ईयर का हमारे कान का टिप है वहाँ तक इसको मेजर करना चाहिए, इस तरह से। हमारी टिप ऑफ द ईयर से लेके टिप ऑफ द नोज़ तक। अब जो हमारे पास एयरवे का साइज़ है वो हमारे पास नेयर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारे पास फ्लेंज होता है ना एयरवे का, ये एयरवे जो हमारे पास ट्यूब होती है उसी का एक पार्ट होता है। उसके ज़रिए से जो एयरवे ट्यूब है वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाती और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कॉज कर सकती, क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है ट्यूब को मुकम्मल तौर पे अंदर जाने से, क्योंकि अगर वो अंदर चली गई तो वहाँ पे जाके वो अटक सकती है। जो एयरवे है उसको पहले वाटर सॉल्युबल जेल यूज़ की जाती है, उसके ज़रिए से उसको लुब्रिकेट किया जाता है और उसके बाद इसको इंसर्ट किया जाता है और इसका जो बेवल होता है वो हमारा जो नेज़ल सेप्टम होता है उसकी तरफ होता है और नीचे की तरफ होता है, अगर हम इसको लेफ़्ट नोस्ट्रिल से अंदर की तरफ डाल रहे हैं। अगर हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है, हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हमें फ़ौरन से उस ट्यूब को बाहर निकाल लेना चाहिए और उसको दोबारा से नए एंगल पे डालना चाहिए। अगर फिर भी ये ना हो सके तो हमें उसको निकाल के जो राइट नॉस्ट्रिल है उसके ज़रिए से कोशिश करनी चाहिए। अब राइट नॉस्ट्रिल में डालते हुए हमारा जो बेवल होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है उसके साथ प्रॉपर्ली अलाइंड होता है। और जैसे ही हमारे पास जो हाफ एयरवे होता है वो नॉस्ट्रिल के अंदर चला जाता है, हम इसको रोटेट कर देते हैं इसकी नेचुरल पोजीशन के अंदर। ये वाले एयरवेज तब हम यूज़ करते हैं जब गैग रिफ्लेक्स हमारे पास इंटैक्ट होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में हम यूज़ करते हैं ओपी एयरवेज, और कॉन्शियस और गैग रिफ्लेक्स इनका इंटैक्ट होता है उनमें हम एनपी एयरवे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को फेशियल ट्रॉमा हुआ है या एपिस्टेक्सिस है या इनके नोज ब्लीड है, उस कंडीशन में हम एनपी एयरवे नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं ये एयरवे नोज के अंदर तो थोड़ी सी अमाउंट ब्लड की आना इज़ फाइन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने फोर्सफुल इंसर्शन किया और अंदर कहीं पे वो पियर्स कर गया या कहीं ज़ख्म हो गया जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको फ़ौरन से रिमूव कर देना चाहिए वहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन थेरेपी। एयरवे मैनेजमेंट हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो एयरवेज आर्टिफिशियल एयरवेज वहाँ पे पेशेंट को लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन की उनकी जो सप्लाई है वो पूरी की जा सके और उनका जो वेंटिलेशन है वो ठीक की जा सके। एथलेटिक ट्रेनर्स को ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि उनकी प्रैक्टिस के अंदर उनको कितनी इजाज़त है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की। शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन तो वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको लॉन्ग टर्म करने की ज़रूरत पेश आती है तो अगर वहाँ पे फिजिशियन होगा तो वो डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी और कितने देर के लिए पेशेंट को ऑक्सीजन लगेगी। ऑक्सीजन हमारे पास या तो स्टील के या फिर एलुमिनियम के टैंक्स में होती है, जिनको ग्रीन कलर का पेंट किया गया होता है। एलुमिनियम के टैंक्स को स्टील पर प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो वो हल्के होते हैं और दूसरा उन पर रस्ट या जंग नहीं लगता। ऑक्सीजन के टैंक्स हमारे पास डिफरेंट साइजेस में आते हैं और उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो 2000 PSI होता है जब वो फुल होता है टैंक। हमारे पास जो कॉमन साइज टैंक्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल सेटिंग के बाहर यूज़ किए जाते हैं वो डी और ई टैंक्स होते हैं, इस तरह के जैसे कि हमें ऊपर पिक्चर में नज़र आ रहे होते हैं। जो डी टैंक होता है वो छोटा होता है, 20 इंचज़ का होता है, जबकि जो ई टैंक होता है वो 30 इंचज़ का होता है। डी टैंक के अंदर हमारे पास 360 लीटर ऑक्सीजन आ सकती है, जबकि ई टैंक के अंदर 625 लीटर की कैपेसिटी होती है। इसके ऊपर एक रेगुलेटर अटैच होता है और उसके 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेशर गेज होता है, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व होता है और एक फ्लो मीटर होता है। जो गेज होता है वो हमें शो करता है कि टैंक के अंदर प्रेशर कितना है। वेल्व हम प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं और उसका फ्लो मेंटेन करने के लिए, जबकि मीटर जो होता है वो हमें दिखाता है कि ऑक्सीजन का फ्लो रेट इस वक्त कितना चल रहा है। अगर हम एक डी टैंक को 10 लीटर पर मिनट के ऊपर सेट करके पेशेंट को देंगे तो वो हमारे पास 36 मिनट तक चलेगा अगर वो टैंक फुल होगा, और अगर हम ई टैंक देंगे तो वो तकरीबन हमारे पास 62.5 मिनट, जो कि हमारे पास 1 घंटा और 2.5 मिनट बनते हैं, इतनी देर तक ये टैंक हमारे पास चलेंगे। ऑक्सीजन टैंक्स को बहुत एहतियात से स्टोर करना चाहिए और इसको एक होल्डर में प्लेस करना चाहिए। कभी भी इसको सीधा खड़ा नहीं करके स्टोर करना चाहिए, हमेशा लेटा के करना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो और इसका ऊपर से रेगुलेटर किसी भी तरह से अगर उतर जाए या गिर के ये उतर जाए तो उसकी वजह से जो ये टैंक होता है वो एक मिसाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो हाई प्रेशराइज ऑक्सीजन जब इसमें से रिलीज़ होती है तो टैंक ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाता है जैसे एक मिसाइल उड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर्ली स्टोर किया जाए। ऑक्सीजन हमारे पास आग तो नहीं लगा सकती, लेकिन ये अगर कहीं आग लगी और ये पास में हो टैंक तो ये उसको और बढ़ा सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस एरिया में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास पेशेंट होते हैं क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ या COPD के, तो उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब COPD में हमारे पास एम्फीज़ीमा भी आ जाता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्लैक लंग डिजीज़। तो इसलिए कहा जाता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अगर हम ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उनमें हाइपरवेंटिलेशन या फिर एपनिया भी हो सकता है। इसीलिए ये एक मिसकंसेप्शन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में कि जो COPD के पेशेंट्स हैं उनको किसी भी और तरीके से ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए सिवाय नेज़ल कैन्यूला के ज़रिए से, क्योंकि नेज़ल कैन्यूला लो फ्लो ऑक्सीजन जो है वो देता है और जो कि कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द फेस मास्क जो कि हाई कंसनट्रेशन देता है ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू नेज़ल कैन्यूला। इसीलिए पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाई करनी चाहिए पेशेंट को।
और इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर यंग एथलीट्स के अंदर हमें COPD का इंसिडेंस हो रहा है तो उसके पीछे का कॉज ज़्यादातर अस्थमा ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ डिवाइसेस जो कि हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। इन डिवाइसेस के ज़रिए से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पेशेंट तक पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन की, और उसको हम कहते हैं FiO2, जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले एक नेज़ल कैनुला। नेज़ल कैनुला के हमारे पास 2 प्रोंग्स होते हैं जो कि हम दोनों जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनके अंदर उनको एडजस्ट करते हैं, और जो बाकी की ट्यूब है उसको फिक्स करने के लिए उसको कानों के अराउंड रैप करते हैं। नेज़ल कैनुला के ज़रिए से हम 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमें FiO2 की वैल्यू 25 to 40% मिल सकती है। अब जो फ्लो रेट होता है 5 से 6 लीटर पर मिनट का, वो अनकम्फर्टेबल होता है। हम ये उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक कि वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड नहीं होगी, क्योंकि अगर वो ह्यूमिडिफाइड ना हुई तो जो नेज़ल पैसेजेस हैं वो ड्राई हो जाएंगे और नोज़ ब्लीड वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो नेज़ल कैनुला है वो हम सिर्फ कॉन्शियस और स्टेबल पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल फेस मास्क जो कि हमारे पास 40 to 60% FiO2 डिलीवर करेगा 6 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन के लेवल पर। जबकि जो रिजर्वायर बैग मास्क है वो हमारे पास 60 to 90% डिलीवर करेगा 10 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन होगी। तो रिजर्वायर बैग मास्क हमारे पास प्रेफर किया जाता है अनकॉन्शियस और जो अनस्टेबल पेशेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन जो हमारे पास EMTs होते हैं उनके लिए कॉमन है कि वो 15 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन है वो किसी भी मास्क के साथ यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो जो टैंक है वो 1/3 टाइम ज़्यादा जल्दी खाली होगा। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि मास्क लगाने से पहले देखा जाए कि हम कौन सा टैंक यूज़ कर रहे हैं और वो कितनी देर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और कितनी जल्दी वो खाली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बैग वेल्व मास्क। ये हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेट करने के लिए पेशेंट को जो कि एपनिया के साथ होता है। बैग वेल मास्क की कैपेसिटी होती है 1600 cc, और उसके साथ एक मास्क लगा होता है जो कि फेस के अराउंड एक सील प्रोवाइड करता है। जब इसको ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है यूजिंग अ रिजर्वायर बैग, हम इसके साथ रिजर्वायर बैग यूज़ करते हैं, तो जो बैग वेल मास्क है वो हमारे पास FiO2 नियरली 100% डिलीवर करता है। जिस तरह से एडवांसमेंट आती गई है इन मास्क के अंदर उस तरह से उसके साथ ही उनकी जो FiO2 वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ती गई हैं। तो जो फ्लो रेट है वो सफिशेंट होता है बैग को फिल करने के लिए हर वेंटिलेशन के साथ। हम बैग वेल मास्क को एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट हमारे पास इंट्यूबेटेड है। जितनी भी हमारे पास आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं, एंडोट्रेकियल हो गई, लेरेंजियल मास्क हो गया, कॉम्बी ट्यूब या किंग लेरेंजियल ट्यूब हो गई, उन सब के साथ कनेक्टर होता है जो कि 15 मिलीमीटर उसका साइज़ होता है, जो वो इसलिए होता है ताकि जो बैग वेल मास्क है वो उसके साथ अटैच किया जा सके। ये हमारे पास नेज़ल कैनुला है, इसके प्रॉन्ग्स हमारी नोज़ के अंदर है और जो बाकी की ट्यूब बची है उसको हम ये कानों के अराउंड करते हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी प्लेस पे टिकी रहे। ये हमारे पास सिंपल मास्क है, सिंपल फेस मास्क, जिसके ज़रिए से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास है रिजर्वायर बैग मास्क, ये इसके साथ बैग लगा हुआ है, और ये हमारे पास है बैग वेल मास्क जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट को रेस्पिरेशन में या वेंटिलेशन में असिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसी भी पेशेंट को वेंटिलेट करना बैग वेल मास्क के ज़रिए से एक मुश्किल काम है, तो इसके लिए प्रैक्टिस होना और उस पेशेंट का स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर बेसिस पे किसी भी मैनिकिन या डमी के साथ प्रैक्टिस की जाए। और माउथ के अराउंड एक अच्छी सील प्रोवाइड करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम EC टेक्निक कहते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए वो इफेक्टिव भी हो और जो टाइडल वॉल्यूम है वो पेशेंट का वो भी अच्छा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करें और उसका जो थंब और इंडेक्स फिंगर है उसको मास्क के ऊपर रखें, C बनाएं उसका, इस तरह से C उसका बनना चाहिए। और जो बाकी की 3 फिंगर्स हैं वो हमारी मैंडिबल पे आनी चाहिए, और जो हमारी जो सबसे स्मॉल फिंगर या पिंकी फिंगर है वो हमारे जॉ पे होनी चाहिए, बेसिकली जॉ के कॉर्नर पे। और जो 3 फिंगर्स हैं हमारी बाकी की वो एक E फॉर्म करेंगी। तो इस तरह से हमारा ये EC टेक्निक में E और C हम बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा E वाला हैंड E फिंगर्स हैं जिससे हमने E बनाया है, उसके ज़रिए से हम अपने जॉ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और माउथ और नोज़ को मास्क के अंदर डालेंगे। उसके बाद जो बैग है उसको हम अपने सीधे हाथ से स्क्वीज़ करेंगे और देखेंगे कि जो वेंटिलेशन है वो कितनी अच्छी हो रही है। और हमें पता कैसे चलेगा वेंटिलेशन अच्छी हो रही है? जितने अच्छे से चेस्ट हमारी राइज़ करेगी जब हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे या जब बैक हम स्क्वीज़ करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। और हमें एक अच्छी चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए होती है ताकि जो BVM मास्क है हमारे पास वो वेंटिलेशन अच्छे से और इफेक्टिवली दे सके पेशेंट को। अगर एयर लीक हो रही होगी मास्क के अराउंड तो या तो हम अपना हैंड रीपोजिशन करेंगे या फिर हम अपना सीधा हाथ यूज़ करेंगे पेशेंट का जो गाल है उस राइट साइड वाला जो चीक है उसको मास्क के साथ सील करने के लिए। तो इसमें तो हमारे दोनों हाथ फिर यूज़ हो जाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक तीसरा पर्सन भी हो जो कि बैक स्क्वीज़ कर सके। जो नोविसेस होते हैं जो भी स्टार्ट कर रहे होते हैं BVM यूज़ करना, उनको सजेस्ट किया जाता है कि फिर 2% टेक्निक से स्टार्ट करें और जब वो उसमें माहिर हो जाएं तो फिर वो 1% पे आ सकते हैं।
पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं 10 ब्रेथ्स पर मिनट पे। ये हमेशा ज़रूरी होता है कि हम आइदर एनपी या ओपी एयरवे जो हमारे पास आर्टिफिशियल एडजंक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करें जब हम पेशेंट को बैक कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है सीपीआर पॉकेट मास्क जो कि पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बीवीएम मास्क की तरह ही होता है, सिंपल सी डिवाइस होती है और इसका वन वे वेल्व होता है। इसमें जो वेंटिलेशन देते हैं वो एथलेटिक ट्रेनर खुद देता है माउथ टू मास्क। वन वे वेल्व इसीलिए होता है ताकि जो वेंटिलेशन या जो एयर पेशेंट को दी जा रही है मास्क के ज़रिए से वो बाहर ना वापस आए। मास्क को उसी तरह से सील किया जाता है जैसे बीवीएम मास्क को हम करते हैं ईसी टेक्निक के ज़रिए से। इसके ज़रिए से जो ऑक्सीजन है या FiO2 की वैल्यू है वो 21% पे आती है, जो कि कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बीवीएम मास्क या अदर मास्क। इसीलिए ये इनकरेज किया जाता है कि ये जो पॉकेट मास्क है इसको कैरी किया जाना चाहिए हर जगह पे, क्योंकि ये माउथ टू माउथ अगर रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं उससे बेहतर है। माउथ टू माउथ चांसेस होते हैं कोई ऐसी डिजीज़ है जो पेशेंट से उसके रेस्क्यूअर को अगर स्प्रेड हो जाए माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट से, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सीपीआर पॉकेट मास्क उसके पास हो, क्योंकि ये वन वे वेल्व इसके साथ अटैच होता है, तो सिर्फ जो एयर है वो अंदर की तरफ आती है, बाहर की तरफ नहीं आती। लेकिन ये सिर्फ जो इनिशियल रेस्क्यू ट्रीटमेंट है उसी में यूज़ किया जा सकता है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता बीवीएम या ऑक्सीजन का, क्योंकि जो प्रॉपर और सही वेंटिलेशन है वो हमेशा बैक वेल मास्क से ही होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे एडवांस्ड एयर डिवाइसेस।